कहाँ पर? अच्छा, हर्ष को हरा दिया ना, पता ही नहीं कि हरा कि नहीं हरा भी। हाँ, पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, हर्षवर्धन पर अपन चल रहे थे। नेक्स्ट लिखिए इसमें 643 ईस्वी में, 643 ईस्वी में हर्ष ने पंच भारत विजय अभियान किया। छः सौ 43 ईस्वी में हर्ष ने पंच भारत विजय अभियान किया। यह हर्ष का अंतिम अभियान था। और यह हर्ष का अंतिम अभियान था। पंच भारत विजय अभियान, पंच भारत विजय अभियान। छः सौ 43 ईस्वी, और इसकी जो जानकारी है या जो प्रमाण है वो मिलता है ग्रंथ CUK में। पंच भारत विजय अभियान की जानकारी या इसका प्रमाण मिलता है ग्रंथ CUK में। और CUK किसकी पुस्तक है? CUK वेनसांग। पंच भारत विजय अभियान में आपको याद रखना है, इसमें इसने पंजाब, बिहार, कन्नौज, बंगाल और उड़ीसा को विजित किया। और इस अभियान के अंतर्गत पंजाब, बिहार, कन्नौज, बंगाल और उड़ीसा को विजित किया। छाप लिया? तो हर्ष का अंतिम अभियान कौन सा था? पंच भारत विजय अभियान। कब किया था इसने? 643 ईस्वी। पंच भारत देखिए इसलिए कहा गया, देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसका जो साम्राज्य विस्तार था वो पंजाब, बिहार, कन्नौज, बंगाल और उड़ीसा तक फैला हुआ था। इसीलिए वेनसांग ने इसे पंच भारत का स्वामी कहा। इसने पंच भारत विजय अभियान किया, इसीलिए वेनसांग ने इसे पंच भारत स्वामी कहा। तो एक नोट छापिए। वेनसांग ने हर्षवर्धन को, वेनसांग ने हर्षवर्धन को पंच भारत का स्वामी
वेइनसांग ने हर्षवर्धन को पंच भारत का स्वामी और शिलादित्य, पंच भारत का स्वामी और शिलादित्य की संज्ञा दी। तो पंच भारत स्वामी और शिलादित्य की उपाधि किसने दी थी? वेइनसांग ने। नेक्स्ट लिखिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष को सर्वचक्रवर्ती नाम, सर्वचक्रवर्ती नाम की उपाधि दी। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष को सर्वचक्रवर्ती नाम की उपाधि दी। नेक्स्ट लिखिए, हर्ष को साहित्यकार सम्राट, हर्ष को साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। हर्ष को साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। हर्ष को साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, हर्ष ने नोट ही छापना, इसको इम्पोर्टेंट है। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक, हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक तीन नाटक स्वयं लिखे थे। हर्ष ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक तीन नाटक स्वयं लिखे थे। छाप लिया? नेक्स्ट लाइन में छापिए, यूरोपियन लेखकों ने हर्ष को प्राचीन भारत का, यूरोपियन लेखकों ने हर्ष को प्राचीन भारत का अकबर कहा था। प्राचीन भारत का अकबर कहा था। यूरोपियन लेखकों ने हर्ष को प्राचीन भारत का अकबर कहा था। नेक्स्ट छापिए, अवंती सुंदरी के लेखक, अवंती सुंदरी के लेखक शोढल ने
अवंती सुंदरी के लेखक सोढल ने हर्ष को, अवंती सुंदरी के लेखक सोढल ने हर्ष को कवींद्र की उपाधि दी थी। सोढल ने हर्ष को कवींद्र की उपाधि दी थी। कवियों का इंद्र, कवींद्र। छाप लिया? और एक नोट और छापिए 10 रुपए का। नालंदा से प्राप्त, नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा पर, नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा पर श्री हर्ष, नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा पर श्री हर्ष, एक मुद्रा, नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा पर श्री हर्ष अंकित, श्री हर्ष अंकित हर्षकालीन, हर्षकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। और नेक्स्ट लिखिए, हर्ष को प्राचीन भारत का, हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम, हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। छाप लिया? तो ये देखिए हर्ष से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां थी। अब अपन बात करेंगे हर्षवर्धन के धर्म के बारे में। हर्षवर्धन का धर्म। प्रारंभ में हर्ष शैव धर्म की लिंगायत शाखा का अनुयायी था। प्रारंभ में हर्ष शैव धर्म की लिंगायत शाखा का अनुयायी था। प्रारंभ में हर्ष शैव धर्म की लिंगायत शाखा का अनुयायी था। छाप लिया? बाद में बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के प्रभाव में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और दिवाकर मित्र को पता ही आपको भाई हेल्प की थी ना इसने राजश्री को ढूंढने में। तो जब ये राजश्री को ढूंढने में दिवाकर मित्र इसकी मदद करता है तो इसके प्रभाव में आकर के ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। और फिर इसके समय में आता है देखिए वेनसांग, और वेनसांग के प्रभाव में, और वेनसांग के प्रभाव में हर्ष
पूर्णतः बौद्ध बन गया। और जब ये वेनसांग के प्रभाव में आता है तो ये पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपना लेता है। छाप लिया? चले आगे। एक नोट छापिए 50 रुपए का। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की महायान शाखा को बौद्ध धर्म की महायान शाखा को बढ़ावा दिया था। अब देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन थोड़े डीपली बनते हैं। कि एक तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये किस धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ की बात करते हैं, शुरुआत में शैव धर्म का था। और शैव धर्म की किस शाखा का? लिंगायत शाखा का। किस शाखा का था ये? लिंगायत शाखा। बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म के प्रभाव में जो आया था उसका जो महत्व रहा था, किस भिक्षुक का रहा था? वो दिवाकर मित्र का रहा था। और पूर्णतः बौद्ध किसके प्रभाव में बना? ये वेनसांग ने। और बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? भाई महायान शाखा को बढ़ावा दे रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यानी जो हर्षवर्धन था ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। क्लियर है बात यहाँ तक? अब थोड़ा सा देखिए बार बार आ रहा है वेनसांग। वेनसांग के बारे में भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। वेनसांग था कौन? ये चीनी यात्री, चाइनीज पैसेंजर। भारत आगमन कब हुआ? 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में। वर्ष कई बार पूछी जा चुकी है, याद रखना। इसका भारत आगमन हुआ था 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में। और ये गया कब? भारत से प्रस्थान कब किया? 643 ईस्वी। और भारत से कब जाता है ये? 643 ईस्वी में। वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है।
वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये आया क्यों था? आने का उद्देश्य। तो आने के उद्देश्य में आपको याद रखना है बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन और उन्हें ले जाने के लिए। और वेनसांग का जो भारत आने का जो उद्देश्य था वो बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन और उनको ले जाने के लिए ये भारत आया था। दूसरा देखिए, वेनसांग का यात्रा वृत्तांत किस पुस्तक में मिलता है? तो आपको नाम याद रखना है सीयू की। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेनसांग की जीवनी किस पुस्तक में मिलती है, तो नाम आपको याद रखना है वीली। अगर यात्रा वृत्तांत पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है सीयू की। अगर आपसे पूछा जाए कि वेनसांग की जीवनी किस ग्रंथ में वर्णित है, तो आपको नाम याद रखना है वीली। छाप लिया? भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन वेनसांग ने किस पुस्तक में किया है? सीयूकी में या वीली में? यात्रा वृत्तांत यानी आप कहीं घूमने गए और आपके हाथ में कोई डायरी है, तो आप जो घूमने जाओगे तो आपने जो भी घूमा वहाँ जो भी देखा आपने वो डायरी में नोट किया, वो तो क्या हो गया? यात्रा वृत्तांत। जीवनी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी, यानी खुद के बारे में, खुद के बारे में जो पूरी जानकारी है वो जीवनी में मिलेगी आपको। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का उल्लेख वेनसांग ने किस पुस्तक में किया है, तो आपको नाम याद रखना है सीयूकी, क्योंकि ये इसका यात्रा वृत्तांत है। और वेनसांग के जीवन के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? वीली में। क्लियर है बात? तो एक नोट छापिए। भारत की सामाजिक, राजनीतिक, भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा का उल्लेख वेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है। भारत की राजनीतिक,
सामाजिक और आर्थिक दशा का उल्लेख वेइनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है। और एक नोट और छापिए, वेइनसांग के जीवन का उल्लेख, वेइनसांग के जीवन का उल्लेख उसकी पुस्तक, वेइनसांग के जीवन का उल्लेख उसकी पुस्तक वीली में मिलता है। उसकी पुस्तक वीली में मिलता है। क्या बेटा? दो चीज़ों से बनता है, या तो आपसे ऐसे पूछेगा कि भाई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियाँ कौन सी हैं, तो वो तो यात्रा वृत्तांत में आपको बताना है। उसके पर्सनल जो जानकारी है, व्यक्तिगत जो जानकारी है, वो उसकी वीली में। किस? हाँ हाँ, क्वेश्चन क्या रहेगा फिर बताओ? सीयूकी में। किस में? वो मैगस्थनीज की पूछेगा, उसमें नाम देगा वेइनसांग ने, ऐसे नहीं, वो राइटर का नाम पूछेगा, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे। भारत के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है। इंडिका पूछेगा तो मैगस्थनीज का नाम देगा, वेइनसांग पूछेगा तो सीयूकी देगा, फाइयान का पूछेगा तो फाको की मिलेगा, लेखक का नाम जरूर मिलेगा। लास्ट में क्या बातें हो रही हैं? किस बात पर चर्चा हो रही है? ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ तो अगली चलिए चर्चा करेंगे अपन अब नेक्स्ट, कन्नौज धर्म सभा। अगली हेडिंग डालिए, कन्नौज धर्म सभा। इस सभा का आयोजन, अरे लास्ट में बातें मत करो भाई, 643 ईस्वी में हर्ष ने कन्नौज में किया था। कन्नौज धर्म सभा। इस सभा का आयोजन 643 ईस्वी में हर्ष ने कन्नौज में किया था। और इसका जो उद्देश्य था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की प्रतिष्ठा को बढ़ाना और सभी धर्मों में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को सर्वोच्च बताने के लिए हर्ष ने इस सभा का आयोजन किया। फिर अध्यक्ष किसे बनाया गया? और इस सभा का जो अध्यक्ष, चीफ गेस्ट जो नियुक्त किया, वो वेइनसांग को। और इस सभा में वेइनसांग के लिए
इसने 2 उपाधियां दी, 2 उपाधियां प्रदान की। मोक्षदेव और महायान देव। और हर्षवर्धन ने वेदांग के लिए इस सभा के अंतर्गत 2 उपाधियां प्रदान की, मोक्षदेव और महायान देव। क्या समझा नहीं? समझा नहीं मैं। हाँ, तो 643वीं आयोजन है, अटेंड करके जाएगा फंक्शन को। 643 में एक ही दिन होता है क्या? मतलब इसमें डेट तो है नहीं, जैसे इसमें क्या है कि एग्जैक्ट डेट तो है नहीं कि भाई ये इस डेट को गया था, केवल वर्ष दे रखा है, उसके आगमन की भी डेट नहीं है और जाने की भी डेट नहीं है। तो 643 में इस सभा का आयोजन हुआ था और 643 में ही ऐसा कहा जाता है कि इस सभा के बाद जाता है वो। भाई 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक, गिना तो उसे 2024 में ही जाएगा। और इस सभा में 2 उपाधियां प्रदान की, मोक्षदेव और महायान देव। इस सर्वधवा कन्नौज धर्म सभा को राधा मुकुंद मुखर्जी ने, कन्नौज धर्म सभा को राधा मुकुंद मुखर्जी ने धर्मों का महासम्मेलन कहा। और इस कन्नौज धर्म सभा को इतिहासकार, बेटा बातें मत करो, ये लास्ट में ये अमर अकबर एंथोनी किसको समझा रहा है? ये इधर बैठा है, बात इधर कर रहा है, समझा इसे रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई तेरी? भाई बात इधर वाले से हो रही है, समझा इसको रहा है। छापो बेटा छापो, सीरियस हो जाओ, एग्जाम में टाइम नहीं है आपके में। और कन्नौज धर्म सभा को इतिहासकार राधा मुकुंद मुखर्जी ने धर्मों का महासम्मेलन कहा। छाप लिया? तो देखिए 643 ईस्वी में जो कन्नौज धर्म सभा का आयोजन जो हर्षवर्धन कराता है, इसका उद्देश्य ये था कि वह केवल महायान शाखा को सर्वोच्च दर्शाना चाहता था और इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया उसने वेदांग को। और वेदांग वही बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था, ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, महायान शाखा का ही अनुयायी था और इसी के प्रभाव में हर्षवर्धन पूर्णतः बौद्ध बनता है। तो ये जो सम्मेलन बुलाया गया था कि भाई महायान शाखा सर्वोच्च है, अगर ये चीज़ अगर उनको दर्शानी है तो सीधी सी बात है, इसके लिए शास्त्रार्थ होगा, भाई वाद विवाद होगा ना। अगर आपको ये कहना है कि साहब मैं बड़ा हूँ और आपका साथी कहता है कि मैं बड़ा हूँ, तो इसके लिए कोई तो प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। तो इसमें शास्त्रार्थ को रखा गया कि भाई धर्म संबंधी चर्चा होगी और धर्म संबंधी चर्चा में जो भी धर्म विजयी रहेगा उसी धर्म की प्रतिष्ठा होगी। अब इधर ब्राह्मण वर्ग भी कमज़ोर नहीं था, भाई वेदों के काल से चला रहा है, बौद्ध धर्म तो बाद में आया था आपका। तो ब्राह्मण वर्ग उतावला था, बोले कि वेदांग को देखेंगे, चाइनीज को छोड़ना नहीं है। और इस मनोदशा का हर्षवर्धन को पहले ही पता चल जाता है। तो जितने भी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता है, जितने भी शास्त्रियों को निमंत्रण दिया जाता है, हर्षवर्धन उनको बुला करके पहले ही बोल देता है, अगर किसी ने वेदांग का विरोध किया ना तो वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इसलिए सम्मेलन में आए हो, आराम से नाश्ता पानी करना, खाना पीना खाना और चुपचाप चले जाना। तो इस प्रकार इस धर्म सभा में किसी भी वर्ग को, किसी भी शास्त्री को, किसी भी ब्राह्मण को वाद विवाद का और तर्क वितर्क का कोई भी मौका या अवसर नहीं दिया गया।
और स्वयं अपनी स्वेच्छा से ही हर्षवर्धन ने और वेइनसांग ने महायान शाखा की सर्वोच्चता को प्रतिष्ठित कर दिया। तो जब अपन बात करते हैं तो इतिहासकार फिर बाद में ये मानते हैं कि ये जो कन्नौज धर्म सम्मेलन जो हुआ, जो धर्म सभा जो हुई, यह एक निष्पक्ष सभा नहीं थी। और इस आडंबर को और अत्यधिक दर्शाने के लिए हर्षवर्धन ने अपने वजन के बराबर सोने की एक बौद्ध प्रतिमा का अनावरण किया। तो कुछ लाइनें और लिख लीजिए, इसमें एक दो लाइनें। कन्नौज धर्म सभा निष्पक्ष नहीं थी। कन्नौज धर्म सभा निष्पक्ष नहीं थी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इस सभा में ब्राह्मण वर्ग को बोलने का अवसर नहीं दिया। इस सभा में ब्राह्मण वर्ग को बोलने का अवसर नहीं दिया। और अंतिम लाइन, हर्ष ने अपने कद के बराबर सोने की बौद्ध प्रतिमा का अनावरण किया। छाप लिया? और एक नोट और छापिए, हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में धर्म चर्चा हेतु प्रयाग सभा का आयोजन करता था। प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग सभा का आयोजन करता था। तो कन्नौज जो धर्म सम्मेलन हुआ था, ये तो एक ही बार 643 ईस्वी में, लेकिन यह अपने काल में इसने प्रयाग सभा धर्म संबंधी एक चर्चा करता था, जिसका आयोजन यह प्रत्येक 5वें वर्ष में करता था। तो प्रयाग सभा के बारे में कल देखेंगे, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुष्यभूति वंश, इसे किस नाम से और जानते हैं अपन? वर्धन वंश। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति और वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। और वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की उपाधियां कौन कौन सी उपाधियां थी इसकी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, हूण हरिण केसरी और मालव लक्ष्मी लता परशु, गुर्जर प्रजागर और सिंधु राज ज्वार।
ऐसे ही है ना। फिर हम बात करते प्रभाकर वर्धन, कितने पुत्र थे? 2। सबसे बड़ा? उससे छोटा? और पुत्री? राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? गृहवर्मन के साथ। किस वंश का राजा था ये? मौखरी वंश का। और इसका शासन कहाँ था? कन्नौज था। बातें मत करो भैया, क्या हो गया? राज्यवर्धन की हत्या किसने की? हाँ, सबसे पहले गृहवर्मन को किसने मारा था? गृहवर्मन को किसने मारा? देवगुप्त ने। और देवगुप्त को किसने मार दिया? राज्यवर्धन ने। भाई यानी इसके जीजा गृहवर्मन को तो किसने मारा था? देवगुप्त ने। और देवगुप्त को किसने मार दिया? राज्यवर्धन ने। और राज्यवर्धन को किसने मार दिया? गौड़ नरेश शशांक ने। क्लियर है बात? और गौड़ नरेश शशांक को किसने मारा? और इसको कौन मारता है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन शासक कब बनता है? 606 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब होती है? 647 ईस्वी में। क्लियर है बात यहाँ तक? हर्षवर्धन किसके कहने पर सिंहासन पर विराजमान होता है? कोई मंत्री था इसका? क्या था? क्या नाम था सामंत का? विष्णुवट सिंहसेन। क्या नाम था? सिंहसेन। और शासक बनते ही ये कौन सा अभियान करता है? पूर्व का अभियान। भाई शासक बनते ही सबसे पहले कौन सा अभियान करेगा ये? पूर्व का अभियान। और उसके बाद पश्चिम का अभियान। और जब ये दक्षिण की ओर बढ़ता है तो इसे एक शासक मिलता है पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सेकंड किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। दोनों में युद्ध हुआ। पुलकेशन सेकंड और हर्षवर्धन में युद्ध हुआ था, लेकिन उसका स्थान और उसका परिणाम पता नहीं है। उसका स्थान और परिणाम पता नहीं है। और इस बात की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? रवि कीर्ति। और इस युद्ध के बाद पुलकेशन द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि। जितने भी एसएससी वाले हैं थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, अब समय नहीं है आपके पास। और सीईटी वाले कौन कौन से हैं? केवल सीईटी वाले 1 2 3 4। तुम तो एसएससी क्यों, सीईटी में कहाँ से आ गए? टीम बदल रहे हो? हाँ, तुम भी सीईटी में हो। सीईटी वाले इधर ट्रांसफर हो जाओ। क्यों से क्या है? पढ़ना है? पॉलिटी कंप्लीट है आपकी? राजस्थान जी की क्लास चलेगी। सीईटी वाले उसमें शिफ्ट हो जाओ फटाफट। अब फिलहाल पॉलिटी चलेगी, इंडिया पॉलिटी, इसमें उसमें राजस्थान जी के चलेगी। उसके बाद फिर ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। बेटा ये कल्पना बंद कर देना ये।
भविष्य विनाशक यंत्र।